नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे ज़रूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास हम लोग हिस्ट्री से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जो लाइव क्लास होती है वह रूटीन वाइज होती है। दोस्तों, सोमवार के फिजिक्स होती है, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी, गुरुवार को आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए 100 मार्क्स हिंदी की क्लास होती है। और आज है दोस्तों शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, ये 3 दिन क्लास आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए होती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और भी जो सब्जेक्ट है दोस्तों साइकोलॉजी, फिलॉसफी एवं होम साइंस, ये सभी विषय बारी बारी से ये 3 दिन में होंगे। तो दोस्तों आज है शुक्रवार और आज है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए क्लास, इसलिए आज हम लोग हिस्ट्री से देखने वाले हैं। और हिस्ट्री का आज पार्ट 4 है, ध्यान देंगे। हिस्ट्री का आज पार्ट 4 है, जिसमें आप चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इससे हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान देंगे चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 का कुछ प्रश्न बच गए थे दोस्तों। 45 तक हम लोग चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे, तो 5 से 6 प्रश्न उस चैप्टर से बचे हुए। तो पहले हम प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा लेसन से हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो अभी दोस्तों जो अभी प्रश्न है 46 नंबर, यह है चैप्टर 1 का। तो सभी लोग बताएंगे आज चैप्टर 1 क्या है दोस्तों। सभी लोग कमेंट करें कि चैप्टर 1 क्या है। तो चैप्टर 1 है दोस्तों ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता से, ध्यान देंगे उससे हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ बचे हुए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है, प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी। सभी लोग बताएंगे जो पहले का जो अभिलेख था दोस्तों वह किस भाषा में है। आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, इसलिए वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें अपना उत्तर जरूर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखें दोस्तों आरंभिक अभिलेख किस भाषा में थे, तो आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। हाँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी, जेम्स प्रिंसेप या डॉक्टर माधव स्वरूप वत्स। सभी लोग बताएंगे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो याद रखेंगे अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप। याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और VBI क्वेश्चन है और यह दोस्तों आप लोग को जानना जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। सभी लोग बताएंगे कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। सभी लोग बताएंगे कालीबंगा कहाँ स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 49 है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। अर्थात दोस्तों कहा जा रहा है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी, अज्ञात था। गाय, हाथी, घोड़ा या कुत्ता। सभी लोग बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, तो घोड़ा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता में कह सकते हैं कि घोड़ा अज्ञात था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों अभी हम कुछ शेष प्रश्न को देख रहे हैं जो अध्याय 1 चैप्टर 1 से ही देख रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न बच गए थे। दोस्तों आज चैप्टर 2 से भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। इस लाइव क्लास की यही खास बात दोस्तों, हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सोच सकते हैं कि एक चैप्टर से लगभग 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कितना फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें और यह क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साँच किस जगह में पाए गए मुहर से प्राप्त हुआ था। हाँ दोस्तों, मुहर होते हैं, मुहर में पानी का जहाज और बुना हुआ कपड़ा का साज मिला था। साक्ष्य अर्थात सबूत। तो दोस्तों किस जगह से प्राप्त हुए थे, लोथल से, चान्होद्रो से, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। सभी लोग बताएंगे कि पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मुहर से प्राप्त हुआ था। चलिए सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो याद रखेंगे दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से। याद रखेंगे पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मुहर से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बढ़िया से देखेगा, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा और अंत तक क्लास में जरूर ज्वाइन रहें, क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण एवं भी आए हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि भोगवा नदी के किनारे निम्न में कौन सा स्थल स्थित है, रंगपुर, लोथल, सुतकोटता या रोपड़। सभी लोग बताएं कि भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों भोगवा नदी के किनारे लोथल है जो स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और दोस्तों आप लोग अंत में, क्लास के अंत में वीडियो में जरूर कमेंट करें कि आज का क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम आज चैप्टर 2 से भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही आसान प्रश्न है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, डॉक्टर मार्शल या व्हीलर। सभी लोग बताएंगे कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे दोस्तों हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट लेसन दोस्तों आपके सामने है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। मैंने पहले के 600 ईस्वी पूर्व, देख सकते दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, अर्थात दोस्तों आप समझ सकते हैं 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ये हुआ ईस्वी में। ईसा पूर्व 1 ईस्वी से पहले कब, 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग, जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क लेकर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
आपका चैप्टर 2 से क्वेश्चन है दोस्तों। चैप्टर 2 से क्वेश्चन 1 हम लोग जो लाइव क्लास देखते हैं चैप्टर वाइज देखते हैं दोस्तों, जहाँ तहाँ से नहीं। अगर आपके दिमाग में माइंड में सेट रहेगा कि इस चैप्टर से इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप एग्जाम में कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोग बताएंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्र थे किसका? 6वीं शताब्दी अर्थात 600 ईस्वी पूर्व। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्षों, ध्यान देंगे। 6वीं अर्थात 6 शताब्दी माने 100, 600 ईस्वी पूर्व में राजतंत्र थे किसका? अंग, मगध, वत्स, वज्र या कौशल, चेदी, काशी या वज्र। अंग, मगध, कुरु या मतल, या अंग, मगध, काशी, कौशल। सभी लोग बताएंगे दोस्तों कि 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्र थे किसके थे दोस्तों? तो याद रखेंगे 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्र अंग के, मगध के, वत्स और वज्र के थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत फायदामंद मिलेगा दोस्तों, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़े और प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चल लेते हैं। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। कहता है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? सभी लोग बताएंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र अब बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया दोस्तों? पंजाब में, चेडी में, वज्जी में या वत्से में? सभी लोग बताएंगे कि 600 ईस्वी पूर्व। अभी बताएं दोस्तों शताब्दी मतलब 100 होता है, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजा का शासन चलता था, राजतंत्र था, किंतु बाद में गणतंत्र हो गया दोस्तों? तो याद रखेंगे कौन है? तो चेदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने। कहता है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज कर रहा था? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज कर रहा था? अंबक में, अति में, गंधार या सरसेन? सभी लोग बताएंगे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अर्थात 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में, 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज कर रहा था? सभी लोग बताएं। तो याद रखें दोस्तों किस राज्य में, किस महाजनपद में राज कर रहा था? तो अति। याद रखेंगे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज कर रहा था? तो अति। याद रखेंगे अति महाजनपद में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या था दोस्तों? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा दोस्तों? बिंबिसार के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, उदयभद्र के द्वारा या मुंडक के द्वारा? सभी लोग बताएंगे कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो पाटलिपुत्र नामक नगर है दोस्तों, जो अभी वर्तमान का पटना है, वह स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सभी लोग बताएंगे किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो याद रखें दोस्तों बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार के द्वारा गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंधार महाजनपद। ध्यान देंगे गंधार क्या है? महाजनपद है। तो गंधार महाजनपद की राजधानी थी कहाँ दोस्तों? पटना में या महिष्मती में, हाटक या तक्षशिला? सभी लोग बताएंगे कि गंधार महाजनपद की राजधानी थी कहाँ? तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया याद रखेंगे हाटक में गंधार महाजनपद की राजधानी थी।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? यह तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, अब बार बार पूछता है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? इंद्र के, शिव के, विष्णु या अग्नि? सभी लोग बताएं, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? चलिए तो याद रखें दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निवासी शिव के उपासक थे। किसके दोस्तों? शिव के। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न का था दोस्तों, ऋग्वेद की रचना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? और दोस्तों आज का क्लास हिस्ट्री का पार्ट 5 हो रहा है, ठीक है, पार्ट 5 हो रहा है, अध्याय 2 हिस्ट्री का आज 5वां वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का पहले के सभी क्लास देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी का अलग अलग दोस्तों, सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएंगे तो आपको पार्ट बाय पार्ट सभी क्लास मिल जाएंगे। तो बताएंगे कि ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद की रचना 1000 से 800 ईस्वी पूर्व में हुई थी। याद रखेंगे ईस्वी पूर्व, ईस्वी नहीं दोस्तों, जैसे अभी 2020 चल रही है तो इसी तरह से ऐसा नहीं, एक ईस्वी से पहले कितना? तो 1000 से 800, याद रखेंगे 1000 से 1000 से 800 ईस्वी पूर्व में रचना हुई थी ऋग्वेद की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये दोस्तों तो बार बार एग्जाम में पूछता है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, 1050, 1870? सभी लोग बताएंगे कि आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस अध्याय का नहीं। हम प्रति अध्याय से आपको लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। अभी हम इस चैप्टर का मात्र 8 क्वेश्चन ही देखे हैं, क्योंकि हम कुछ शेष बचे हुए थे पहले प्रश्न का, पहले चैप्टर का, उससे भी आज देखें। इसलिए दोस्तों आज हम इस चैप्टर से मात्र 8 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगले दिन हम अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग बताएंगे कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? चलिए तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ ये बात जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।